today we are here in Ralegaon Siddhi, the village which is famous not only in India but across the world, and the mastermind जिनको भगवान माना जाता है श्री अन्ना हज़ारे जी, हमें उन्होंने टाइम दिया है बड़ी मुश्किल से, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वी गॉट द टाइम फ्रॉम मिस्टर अन्ना हज़ारे एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हिम फॉर sparing some little time for us. And today the subjects will be land bills and the development of Ralegaon Siddhi and the social cause done by Mr. Anna Hazare. सर आपका इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया, आप तो पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस हो चुके हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हम थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, काफ़ी जगह घूमते रहते हैं। आपका नाम सुन के ही मतलब लोगों के दिल में एक अजीब किस्म की भावना पैदा होती है। काफ़ी लोग तो यही कहते हैं कि पहले ज़माने में महात्मा गांधी थे, आज हमारे लिए अन्ना हज़ारे। सर वी आर फ्रॉम मुंबई, बट काफ़ी लोग हैं मुंबई से जो आपके दर्शन के लिए आना चाहते हैं, सिर्फ एक बार कि अन्ना हज़ारे जी को हम देख सकें, बिकॉज टीवी पे आपको आंदोलन करते हुए देखा है उन्होंने, आपने काफ़ी अनशन किए हैं, काफ़ी करप्शन के ख़िलाफ़ आपने मुहिम उठाई थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आपको छोड़ के गए हैं, हालांकि वो पॉलिटिक्स है, वो अलग बात हो गई है, आप वहीं पे हैं। यू आर द प्रेजेंट फादर ऑफ द नेशन, ऐसे लोगों का मानना है इंडियंस का, नॉट ओनली इंडियंस का बट आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। सर आपके दिल में ये कब भावना पैदा हुई कि रालेगांव सिद्धि को डेवलप करें और फिर पूरी इंडिया गवर्नमेंट को हिला के रख देना? एक अकेले आदमी के पास इतना दम नहीं है, लेकिन आपने वो करके दिखाया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने दावा किया था कि करप्शन हटाएंगे, लेकिन एक बार कुर्सी हाथ में आने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया और कॉमन पब्लिक वैसी की वैसी रह गई। लेकिन आप कॉमन आदमी होते हुए आपके दिमाग में, आपके दिल में सर ये भावना कब पैदा हुई? आप तो मिलिट्री मैन रह चुके हैं, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा सर। मेरी उम्र थी 25 साल के जी, मैं यंग था, युवक था, तो मैं हमेशा सोचते बैठा, अरे क्या दुनिया का चक्कर है। ये हर आदमी सवेरे 4 बजे उठता है, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगा है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाना तो कोई रुकता नहीं जी, राइट। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर मेरा 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 कहता है। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है और हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन बैठकर सोचा कि आत्महत्या करना, क्यों जीना। अच्छा, आपने ये तक सोच लिया था? 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मैंने तय किया कि क्यों जीना, जब मरना है, खालिया से जाना है, तो जीना क्यों। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में आकर्षक लगी, एक किताब खरीदी कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया। अच्छा। और पढ़ते गया स्वामी विवेकानंद, और जीवन का अर्थ समझ में आ गया। एक बात समझ में आ गई कि हर इंसान को मनुष्य जीवन मिला है सेवा के लिए मिला, सेवा। वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, और ये जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। ये मुझे समझ में आ गया है। और 26 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश के सेवा के लिए अर्पण। सर लेकिन आपने जब ये घर वालों को बताया होगा कि मैं समाज सेवा में अर्पित करने जा रहा हूँ अपना जीवन, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने उसे अपोज किया या उसे सपोर्ट किया? नहीं, शुरू में माता पिता सम्मति नहीं देते। हर माता पिता चाहेगा कि उसका बेटा कमाए, बड़ा हो जाए। क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, 2 लाख 3 लाख रुपया महीना
अपने घर में पैसा लाए, फिर फ्रीज फैन सब आलीशान बने, ये तो सब माता पिता की अपेक्षा है। राइट। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, माय बापे सांभाळी थी आणि लोभा करणे पाळी थी। वो कहते हैं तुकाराम महाराज कि माता पिता बच्चों को लोभ के कारण संभालते हैं। कोई ऐसी माता मदरसा अपने बच्चों को झूले में डालते समय वो बच्चों को पढ़ाती है, बताती है कि तू बड़े दूर से आया है, अभी तुझे ये जन्म मिला है, तेरे जन्म में तुझे सेवा करनी है। ऐसे कोई माता मदरसा एक माँ शारदा स्वामी विवेकानंद को बनाती है, एक माँ जिजा माता छत्रपति शिवाजी को बचपन से बनाती है। आज तो अधिकांश माता पिता माए बापे संभालती हैं, लोभा करने पड़ी थी कि बच्चों ने बड़ा होना, पैसा लाना। तो इसके कारण मेरे घर में भी ये बात थी कि मेरे माँ पिता को ये ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन माता और पिता मेरे दैवत है। उनके पेट के लिए रोटी, बदन के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, ये मेरा कर्तव्य है। तो मैंने वो कर्तव्य निभाने का कोशिश किया। और वो जो कह रहे थे कि ये घर नहीं छोड़ना, ये घर के बाहर गांव के लिए समय देना, इतना नहीं देना, ये मैं नहीं माना। मैं बिस्तर उठाया घर से, अच्छा, और मंदिर में चला गया। At the age of 25? हाँ, मंदिर में चला गया और मंदिर में रहना शुरू कर दिया। हाँ, तो आगे जब ये काम हुआ, ये काम खड़ा हो गया, लोग आने लगे, देखने लगे। आपके माँ बाप ने आपके शादी के लिए आपको फोर्स नहीं किया? बहुत फोर्स किया। ये लड़कियां लाते थे दिखाने के लिए, तो कई लड़कियां आप लड़कियां देखते थे? हाँ, मना कर देते? तो जब लड़कियां लाते थे दिखाने के लिए तो मैं बताता था कि ये तो मुझे पसंद नहीं है। कई लड़कियों को मैंने नापसंद कर दिया जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के। मुझे शादी करना नहीं था। मैं शादी करना नहीं था, ये मेरा जीवन में तय किया था। मतलब आपने सोच लिया था कि आपको सोशल काम ही करना है, इंडिया के लिए काम करना है, भारत के लिए काम करना है। जब ये विवेकानंद जी की किताब से प्रेरणा मिली, गांधी जी के विचार मेरे जीवन में आ गए, और मैंने ये तय किया कि जब तक जीऊँगा समाज और देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मरूँगा तो समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। ये मैंने व्रत लिया। अच्छा। इसलिए मैंने ये तय किया था कि शादी नहीं करना, बैचलर रहना, क्योंकि मुझे खतरा लग रहा था शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मुझे सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसके कारण मैंने शादी करना टाल दिया। और आज तब से पूरा समय समाज और देश के सेवा में देने के लिए समय मिल गया। इसके कारण रालेगंज सिद्दी को जो एक मॉडल गांव बनाना था, तो उसमें काफ़ी हद तक हो गया। फिर लोग आने लगे, देखने लगे, आप जैसे मीडिया के लोग आने लगे, उसको दिखाने लगे हैं, तो उसका असर इतना हो गया। पिछले 12 साल में 8 लाख लोग आ गए देखने के लिए। 8 लाख मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया। और 5 लोगों ने पीएचडी किया इस पर। अच्छा। हाँ, तो कितना प्रभाव पड़ता है एक छोटे से काम का। अभी ये जब काम कब फैल गया, तब जाकर माँ को, पिता को ये लगा कि हमारे पेट से जन्म लिया, ये हमारा भाग्य है, ऐसे उनके समझ में आ गया। और आखिर माँ घर बार छोड़कर 10 साल मेरे साथ रहे। अच्छा। हाँ, उन्हें छोड़ दिया, घर बार सब छोड़ दिया है। तो वो भी त्याग बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है सर। मैंने शादी नहीं किया इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन उसने पूरा करके छोड़ दिया है, ये त्याग बहुत बड़ा है। और उसके जो संस्कार मेरे जीवन में हुए थे, वो आज मुझे काम में आ रहे हैं।
उसने बचपन से मेरे ऊपर जो संस्कार किए माँ ने, वो सब मुझे आज इस काम में काम में आ रहे हैं। हाँ, कि किसी का झूठ नहीं बोलना, किसी को तकलीफ नहीं होगा ऐसे बर्ताव करना, अपना चारित्र को संभालना, बुराई है कभी जीवन में आने नहीं देना। इसका इतना वो ज़्यादा लिखी पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो संस्कार आपको पहले बचपन से ही दे दिए उन्होंने। तो वो संस्कार जो है माँ के, वो आज मेरे जीवन में काम में आ रहे हैं। और सर वही संस्कार आपको मीडिया के थ्रू या आपके आंदोलन के थ्रू पूरे जनरल पब्लिक में इंडिया में आ रहे हैं? जी, वही संस्कार अभी मीडिया के थ्रू पूरे देश में दुनिया में सब फैल रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया में करप्शन ज़ीरो तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी हद तक जो आपने इतना फ़ाइट किया हुआ है, काफ़ी सालों से आप करप्शन के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुहिम स्टार्ट की थी। आपको काफ़ी साथियों ने ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, अभी नए साथी जुड़ गए आपके साथ। छोटे मोटे जनरल पब्लिक नहीं, बड़े बड़े लोग फॉरेन कंट्री से अपना जॉब छोड़ के आपके आंदोलन में आपको साथ दे रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ तो देखा होगा कि अन्ना हज़ारे जब अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत ज़िंदगी छोड़ के पूरी ज़िंदगी सोशल कामों में बिता सकते हैं, तो शायद फॉरेन कंट्री से जॉब छोड़ के काफ़ी यंगस्टर्स आपको जुड़ गए हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि अन्ना हज़ारे जी हमारे लिए भगवान समान हैं, हमारे लिए इंडिया के लिए एक दूसरे गांधी हैं। सर आपके मन में क्या फील हो रहा है अभी इस वक्त कि इंडिया से करप्शन किस हद तक दूर हो सकता है? या इंडिया का करप्शन 100% करप्शन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसके जड़ इतने फैल गए हैं। जी जी, हाँ। और इतने गहरा में गए हैं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि 2011 का जो आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान, बहुत बड़ा आंदोलन था। 5 अप्रैल का जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ जी, उससे क्या हुआ, लोक शिक्षा और लोक जागृति का जो काम हुआ, यस, बहुत फर्क पड़ा था। और उसके कारण करप्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अवेयरनेस हो गई। करोड़ों रुपया खर्चा करके जो जागृति नहीं आनी थी देश में, यस, वो जागृति आ गई। जी जी, ये बड़ा काम हो गया। बड़ा काम हो गया। लोग बोलने लगे, रास्ते पर खड़े होने लगे, संगठित होने लगे, आंदोलन करने लगे। ये काम बहुत बड़ा काम हो गया है। जी जी, तो वो 100% नहीं, लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी हुआ, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। हाँ, और सामान्य लोग हैं, एक पुलिस वाला है, वो पहले 10 रुपया 20 रुपया लेता था, उसमें फ़र्क आ गया। वो बोला नहीं, ये करना ठीक नहीं है। हाँ। उसमें बदलाव आ गया। तो वो मन से बदलाव आना। हाँ, ये वो तो मन से बदलाव आया आपके आंदोलन की वजह से। वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसका जो जनता को तकलीफ होता था वो रुक गया, और उसकी नैतिकता जो कम हो रही थी पैसा लेने वालों से, वो बच गए। उसकी नैतिक लेवल बढ़ने लगी। ये अच्छी बात हो गया। सर रालेगांव सिद्धि में आपने तो काफ़ी डेवलपमेंट की है, लेकिन आप रालेगांव सिद्धि के बाहर भी और कुछ प्लान है आपका, एक्शन प्लान की, और कुछ गाँवों को ऐसे रोल मॉडल बनाया जाए? अभी तो महाराष्ट्र में, देश में कई जगह पर ये काम जारी है। हमारे पड़ोस के 5 गांव है, उसमें भी ये काम चल रहा है। अच्छा। तो ये पहले एक गांव रालेगंज सिद्धि, एक ही टाइम पर हम कई गांव हाथ में लेने से फिर इतना प्रभाव नहीं आना था। इसमें ऐसा है कि जब हम बदलाव लाना है, तो जिन्होंने बदलाव लाना है उसने खुद में बदलाव आना पहले ज़रूरी है। खुद बदलना चाहिए, अंदर से आना जरूरी है। फिर अपना परिवार बदलना चाहिए, फिर अपना गांव बदलना चाहिए, फिर परिसर बदलना चाहिए, फिर देश बदलना है। आज क्या होता है, बहुत लोग देश बदलने के लिए सोचते हैं पहले। हाँ, जो डेवलपमेंट करना है वो दिल्ली से करना है। अरे दिल्ली से डेवलपमेंट नहीं होगा,
जब तक गली का डेवलपमेंट नहीं होगा तो दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे होगा? गली से शुरुआत करनी है, तब दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो शुरू किया, एकदम बाहर नहीं गया और भाषण देने का कोशिश नहीं किया। पहले प्रैक्टिकल या आपने करके दिखाया, पहले करके, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे तो भाषण के लिए कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता, बराबर। ये बताने वाले, शब्द से बताने वाले तो बहुत लोग हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, बोलना खांड सरी जैसे मीठा होता है। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़, करनी करे तो विष का अमृत है। तो ये पहले हम करके दिखाना चाहिए, भाषण से नहीं होगा। तो वो काम इधर जो हुआ और उसका प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। उसमें खासियत क्या है? एक तो विदेश का पैसा नहीं, देश के कोई उद्योगपति का पैसा नहीं, किसी का डोनेशन नहीं। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ये उदाहरण बन गया। मैंने किसी से डोनेशन नहीं लिया, किसी विदेश का पैसा नहीं लिया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब मैं आंदोलन जब करता और घूमते रहता हूँ, सभा लेता हूँ, तो झोला रखता हूँ और जनता को बताता हूँ, ये 10 रुपया 20 रुपया झोला में डालिए। अच्छा, ये झोला के आधार पर मैं ये आंदोलन चलाया 30 साल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या है, हाँ एक है कि मैंने झोला पर आंदोलन चलाया, लेकिन मेरे नाम पर कई लोगों ने पैसा लेना भी शुरू कर दिया। तो ये गलत है। इसीलिए मैंने ऐसे लोगों को निकाल दिया है कि हमारे मोमेंट में कोई ऐसे गंदे लोग नहीं होना, साफ होना, चारित्रशील होना, आंदोलन चारित्र पर आधारित होना। जैसे मैं अपने जीवन में 77 साल की उम्र हो गई, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी। हाँ, वो तो है सर। मैं खुद बैचलर है, लेकिन बोलना बहुत आसान है। बैचलर, उसका पालन करना इतना आसान नहीं है। ये मन कब धोखा देगा पता नहीं। इतने बड़े बड़ों को धोखा दिया इसने। ऐसे स्थिति में 77 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने देना, ये बोलना बड़ा आसान होता है, करना इतना आसान नहीं। वो क्या भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की कि मैं सफल हो गया। सर, लेकिन जब आपने ये मुहिम शुरू की थी करप्शन के अगेंस्ट में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट के खिलाफ, कहा जाता है कि अन्ना हज़ारे एक अकेले आदमी ने पूरी इंडिया गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। जो खास करप्ट पॉलिटिशियंस थे वो आपसे इतना डरने लगे कि आपके नाम से ही मतलब हालत ख़राब हो जाती थी उनकी, आपका नाम सुनते ही। आपको कहीं मन में डर नहीं लगता था कि दुश्मनी निकालने के लिए आपको भी कुछ वो नुकसान पहुंचा सकते हैं? ऐसे तो बहुत हो गया। कई बार मुझे धमकी आ गई, तुम्हारी मर्डर कर देंगे। तो सर, मन में कहीं कुछ ऐसे डर वगैरह नहीं लगा कि ये मुहिम पीछे हट जाऊंगा? क्या है, जब मृत्यु पहले ही मर गया तो मृत्यु का भर क्या। अच्छा, जब मैंने 25 साल की उम्र में तय किया कि जब तक जीऊँगा समाज और देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मरूँगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। और मेरी ऐसी धारणा बन गई कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये मेरी धारणा हो गई, इसके कारण मृत्यु का भय नहीं। लेकिन सर, आपके घर वालों ने तो मना किया होगा ना, जब आपको धमकियाँ मिलती होंगी इतनी सारी, तो आपके भाई बहन, आपके माता पिता, उनको तो डर लगता होगा ना। आप मेरे ख्याल से बड़े बेटे हैं सब। ये क्या, शुरू में जब मैं घर से बाहर निकल गया तब इतना हमारा क्लोज कांटेक्ट नहीं रहा। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन मतलब उन्होंने भी अपना मन बना लिया था कि अभी आप घर में शायद वापस नहीं आएंगे, आप अपने देश की सेवा के लिए निकल पड़े। वो उनको बड़ा इसलिए तो माँ 10 साल घर बार छोड़कर मेरे साथ रही। उसको अच्छा ये लगा कि
मेरे पेट से ये जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है, ये उनको लगा। इसके कारण उसने भी घर बार छोड़कर मेरे साथ रह गई। तो ये बात उसमें महत्वपूर्ण है। शुरू शुरू में उनको लग रहा था, लेकिन जब उनको ये ध्यान में आ गया कि ये काम देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, तब वो बड़े समाधानी दिखाई दिएगा। सर लेकिन आपकी एज है इस वक्त 77 की एज में आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? मतलब 60 साल 65 साल की उम्र में यहाँ पे हमारे मुंबई और मेट्रोपॉलिटन लाइफ में लोग ख़त्म हो जाते हैं। एक बार रिटायरमेंट ले ली तो पलंग पे बैठ जाते हैं। टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप 77 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 77 आप काफ़ी एक्टिव हैं। इसका राज क्या है? क्या करते हैं आप? योगा करते हैं या खाने पीने पे पूरा कंट्रोल करते हैं आप? नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। नहीं, ये मैसेज अगर आप सबको देंगे, ये यंगस्टर्स हैं जो दारू पीते हैं, लेट नाइट करते हैं, पार्टी शार्टी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या जो ज़िंदगी बराबर से नहीं जी पा रहे हैं, टाइम टू टाइम जो ज़िंदगी जीना चाहिए नेचर के हिसाब से, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि आपको फॉलो करें? आपका शरीर अभी भी इतना है कि आप 77 एज में भी इतने एक्टिव हैं। नहीं, उसमें 2-3 बातें ज़रूरी हैं। एक तो हम लोग जो आहार सेवन करते हैं वो सात्विक होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे मेरा आहार है, सवेरे मैं 5 बजे 3 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। आज भी 3 किलोमीटर वॉकिंग। अच्छा। फिर उसके बाद 1.5 घंटा प्राणायाम, योगा ये मैं करते रहता हूँ। अच्छा। 5 बजे से 7:30 बजे तक ये सब मेरा प्रोग्राम चलता है। तो इसके कारण मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। हाँ, प्राणायाम, योगा। दूसरा, उसके बाद मेरा आहार, सवेरे थोड़ा दूध लेता हूँ। हाँ, खाने पीने के बारे में बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ताकि आपका वो। मैं ज़्यादा ऑयल वाला चीज़ सेवन नहीं करता, तेल वाला नहीं, ज़्यादा मिर्च वाला नहीं। मिर्च ये तीखा नहीं, खट्टा नहीं। हाँ, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, वो मैं बहुत संभालता हूँ। दोपहर को एक टाइम खाना खाता हूँ। अच्छा। शाम को थोड़ा फ्रूट या दूध लेता हूँ। खाने में सर आपकी कोई स्पेशल डाइट है? कोई स्पेशल नहीं, होममेड जो फ्रूट नेचुरली जो फ्रूट आते हैं वही फ्रूट ले लेता हूँ, दूध लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं होटल का कभी खाता नहीं। ये मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसे नौजवान लड़के, कोई पकौड़ा दिखाई देता बस उधर ही चल जाते हैं। अभी तो क्या बोलते हैं, वो क्या क्या बोलता है, क्या? हाँ, बर्गर, पिज़्ज़ा। ये क्या तो जो दिखाई देता वो मैं कभी खाता नहीं। मैं कभी खाता नहीं, मन भी नहीं किया। वो हमारे हेल्थ के लिए ऐसा कुछ भी खाना ठीक नहीं है। हेल्थ, क्योंकि हर इंसान का आहार पर बहुत बड़ा मदार है। यस सर, राइट। जिस प्रकार का आप आहार सेवन करेंगे, वो आहार से आपकी बुद्धि उसी प्रकार की होगी। जिस प्रकार की बुद्धि बनेगी उसी प्रकार के विचार निर्माण होंगे, और जिस प्रकार के विचार निर्माण होंगे उसी प्रकार का कार्य होगा आपके जीवन में। तो सात्विक आहार होना बहुत ज़रूरी है। सात्विक आहार से सात्विक बुद्धि बनेगी, सात्विक बुद्धि से सात्विक विचार निर्माण होंगे, और सात्विक विचार से सात्विक कार्य बनेगा समाज के लिए, देश के लिए। अभी हम इधर बर्गर क्या खाते हैं, और दूसरा कोक, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी वेप्सी तो है, लेकिन नशा वाली बात है। तो ये ऐसे सेवन करने से क्या होगा? बुद्धि भी ऐसी होगी, बुद्धि भ्रष्ट होती है। उस बुद्धि से विचार भी वैसे निर्माण हो गए, फिर वो झगड़े टंटे मार पिटाई ये सब बढ़ेगी। बराबर है सर। इसलिए थोड़ा संभालना चाहिए आपको। सर हाँ सर, ये आज की जो बीजेपी सरकार है, जो वादे उन्होंने पूरे किए थे
अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक पब्लिक का कहना है कि अच्छे दिन जितना वादा किया था उतने नहीं आए हैं। आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, कांग्रेस वाले तो करप्टेड निकल गए थे। हाँ, वो भ्रष्ट हो गए थे। उनके बहुत से मंत्री भी भ्रष्टाचारी बने। उससे जनता बाज आ गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ चेंजेस लाई थी इमीडिएटली, जैसे ही उन्होंने अपना राजपाट संभाला तो कुछ चेंजेस लाई थी, लेकिन उनका कहना है कि गिव अस सम मोर टाइम, कि हमें और कुछ थोड़ा टाइम चाहिए, इतना जल्दी हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है, ये तो जनता की दिशा बोले। कांग्रेस वाले करप्टेड होने के कारण जनता बाज आई थी और उनको जनता बदलाव चाहती थी। और उसी टाइम ये जो बीजेपी सरकार इलेक्शन में बोलती रही, अगर हमें चुन कर दिया और हम सत्ता में आ गए तो हम देश को बदल देंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो जनता को लगा कि अच्छा है, ये अच्छे दिन लाने वाले हैं तो इनको चुन कर देना। जनता ने चुन कर दिया। अभी 10 महीना हो गया, वो अच्छे दिन कहाँ गए? अच्छे दिन सिर्फ उद्योगपति के आ रहे, गरीब के लिए अच्छे दिन है नहीं, जो किसान है उसके अच्छे दिन है नहीं। हैं, ये तो सिर्फ आश्वासन देते रहे। मैंने कभी इनके विरोध में 8 महीना बात नहीं किया। मैं बोला समय देना चाहिए, नई सरकार है, समय देना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि इलेक्शन के टाइम पर तो इन्होंने इतने आश्वासन दिए कि हम सत्ता में आने से 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे और सब काला धन हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, 15 लाख रुपए जमा करेंगे। तो लोगों ने वोटिंग कर दिया, सामान्य लोगों ने, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, कि 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा होने वाला है, तो वोटिंग कर दिया। हाँ, अभी देख रहे कि 10 महीना हो गया, 15 लाख भी नहीं, 15,000 भी नहीं और 15 रुपये भी जमा नहीं। तो ये तो आश्वासन ही रह गए। फिर उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई को हम प्राथमिकता देंगे, ये आश्वासन दिया था। दिया था। अभी देखिए, भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई हम लोग जो लड़े थे और उससे लोकपाल और लोक आयुक्त कानून बन गया। जी। राष्ट्रपति की साइन भी हो गया और राष्ट्रपति जी की साइन होने के बाद भी उसका अमल नहीं कर रहे। हाँ, कहाँ वो आश्वासन कि हम भ्रष्टाचार के विरोध को लड़ाई में प्राथमिकता देंगे? आज बोलते भी नहीं भ्रष्टाचार के बारे में। आज भी कांग्रेस के बाद ये सरकार आई है, आज भी कहीं पर भी जाओ पैसे दिए बिना काम नहीं होता जनता का। तो क्या फ़र्क हो गया उनमें, आप में क्या फ़र्क है? तो ये सिर्फ आश्वासन रह गए, ठोस कारोबार नहीं है। अभी भी हम लोग लड़ रहे भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में, तो इसके कारण ये है, ये हमें कोई पक्ष पार्टी व्यक्ति का कोई लेन देन नहीं। क्या हमारा झगड़ा है उनसे? हमारा तो कोई पक्ष पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। हम समाज और देश के बारे में सोचते हैं कि समाज और देश के बारे में अच्छा काम करना चाहिए सरकार चलाने वाले लोगों ने। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन देते रहे, कुछ हुआ नहीं देश में। हाँ, इसलिए लोग नाराज़ हो गए। अभी देखो, मैंने अभी आंदोलन किया दिल्ली में, पहली बार इतने हजारों लोग फिर से रास्ते पर उतर गए। अगर ये अच्छे काम करते हो तो इनके विरोध में रास्ते पर क्यों आते लोग? लेकिन ये सिर्फ आश्वासन दे रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। अभी सत्ता का विकेंद्रीकरण इन्होंने बार बार कहा, जब तक जनता का सहभाग नहीं लेंगे तब तक लोकतंत्र नहीं आएगा। बोलते रहे। अभी तो अपने मर्जी से डिसीजन। तो ये जो आश्वासन दिए हैं ये ठीक नहीं है। सर, आपके शिष्य, जितने भी शिष्य आपके थे,
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर केजरीवाल, किरण बेदी जी, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, आपस में उनका मनमुटाव हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके उनके बीच में जाके कुछ उनको समझाने से शायद वो उनका आपस में झगड़ा थोड़ा कम हो जाए? बिकॉज आप उनके टीचर रह चुके हैं, ये सब एक्चुअली आपके शिष्य रह चुके हैं। क्या है ये पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अंदरूनी मामला है उनका जी। जो उनको अच्छा लगता करेंगे, हम क्यों उसमें बीच में पड़ना। आपसे उनकी कभी मुलाकात होती है अभी भी? नहीं, अभी नहीं होता। अभी वो अभी होते नहीं, मुलाकात नहीं होती, मैं भी मिलता नहीं। हाँ, अभी कभी होता नहीं। अच्छा सर, आपका अभी फर्दर एक्शन प्लान क्या है ये किसानों के लिए और ज़मीन किसानों के लिए? बहुत बड़ा एक आंदोलन आने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन आने वाला है। हाँ, वो किसान के लिए भूमि अधिग्रहण बिल जी। 2013 में एक कानून बना। हाँ। कांग्रेस के राज में। जी जी। वैसे भूमि अधिग्रहण बिल 1894 में अंग्रेज ने बनाया। हाँ। और अंग्रेज ने जो कानून बनाया था उसके कारण किसानों को बहुत तकलीफ हो रही थी। ज़बरदस्ती से ज़मीन लेना, नहीं दिया तो डंडे चलाना। हाँ। डंडे से नहीं हुआ तो गोली चलाना। ऐसे कारोबार जो अंग्रेज़ों ने किया, तो इसको देखते हुए 2013 में एक कानून आ गया। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर, बीजेपी विरोध में थी। तो ये 2013 में एक कानून आ गया। उस कानून में सब संसद में बैठे हुए लोगों ने बहुमत से वो कानून बनाया। उस कानून में ये था कि किसान की कोई भी ज़मीन लेना है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो 80% किसान की सम्मति होना चाहिए। राइट, कानून में था। हाँ। ये सरकार ने निकाल दिया उसको। अच्छा, वो क्लॉज ही निकाल दिया। हाँ, क्लॉज निकाल दिया और उसमें लिखा कि ऐसी सम्मति की कोई ज़रूरत नहीं। अरे ज़रूरत नहीं, मतलब ये अंग्रेज़ की हुकुमशाही और आप में क्या फ़र्क है? अपने मर्जी से ज़मीन ले लेंगे किसानों के, वो मालिक है ना, मालिक की सम्मति के बिना आप कैसे ले सकते हैं? तो ये बदलाव लाया। दूसरा, जो फसल को किसान 2-3 पानी देता है, हाँ। मतलब 2-3 फसल निकालता है। राइट, खरीफ, रबी। हाँ। ऐसी फसल वो देश की पैदावारी बढ़ा रहा है। हाँ। ऐसी ज़मीन इंडस्ट्री के लिए नहीं ली जाएगी, ये कानून में था, इन्होंने निकाल दिया। अभी ऐसी इरिगेटेड लैंड वो भी ये ले लेंगे, तो ये तो अन्याय है किसान पर। तो ये कानून अभी जो पहले ये कानून बनाया था, उसके बाद उन्हें ऑर्डिनेंस निकाला। ऑर्डिनेंस में जो बदलाव लाए, जनता खड़ी हो गई आंदोलन के लिए। उसमें फिर इन्होंने बिल बनाया जी, लोकसभा में वो पास हो गया। फिर भी जनता रुकी नहीं। हाँ, इसके कारण अभी कोशिश चल रही इनकी कि फिर से ऑर्डिनेंस निकालना। हाँ। अभी भी ऑर्डिनेंस सही नहीं आया तो देश में आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। अगर ये सही बिल नहीं लाया। हाँ, तो आपने उस आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है? हाँ, हम लोग तैयारी किया है। और हमारा कहना है कि कृषि प्रधान भारत देश में हाँ। किसानों पर अन्याय ना हो। आज किसानों की हालत क्या है? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। उसके खेती के पैदावारी को जितना उन्होंने खर्चा किया है उतना दाम नहीं मिलता। हाँ। इसका कारण वो आत्महत्या कर रहा है। तो उसकी खेती पैदावारी को सही दाम मिलना चाहिए। हाँ। दूसरा कि किसानों के भलाई के लिए नेशनल आयोग, कृषि आयोग स्थापन करना था, अभी तक नहीं किया। राज्यों में नहीं, केंद्र में नहीं, आयोग नहीं है। कई बातें जो करनी थी इन लोगों ने कुछ किया नहीं किसानों के बारे में।
सिर्फ इनके सामने प्रश्न रह गया वो उद्योगपति। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को एक्वायर करना और उद्योग को देना। अभी जैसे ये और एक बात उन्होंने लाई, किसानों की ज़मीन लेकर हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए वो ज़मीन दी जाएगी। अरे ये तो अपने कार्यकर्ता की सुविधा के लिए कर रहे हैं आप लोग। किसानों की ज़मीन लेकर अपने कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ। अरे आज ये हॉस्पिटल वाले इतना पैसा लेते हैं, बीमारी लोगों को इतना पैसा लेते हैं, और स्कूल के लिए डोनेशन कितना लेते हैं। सामान्य लोगों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोग, ऐसे होते हुए अब उन्हीं को ये ज़मीन दे रहे, किसान को, किसान की ज़मीन लेकर, वो हमें मान्य नहीं। तो इसको निकाल देना चाहिए, ऐसे हम लोग को उनको कहा। हाँ, तो अभी अगर इन्होंने सही कदम नहीं बढ़ाया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर लेकिन अभी आपकी तबीयत जैसे बीच में ख़राब हो गई थी, बीच में आपने आंदोलन किया था काफ़ी 11-12 दिन तक, जब आपने अनशन किया था तो आपकी खुद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो लोग नहीं चाहेंगे कि आप अपने शरीर को और कष्ट दें, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज मिस्टर अन्ना हज़ारे नाउ, नोबडी वांट्स टू गिव अ सैक्रिफाइस ऑफ मिस्टर अन्ना हज़ारे नाउ। आप अगर वापस अनशन पे बैठे और भगवान ना करे आपकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई, तो जनता नहीं चाहेगी कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए और हम अन्ना हज़ारे को खो दें। अगर मैं शरीर को कितना भी बचाया तो एक दिन तो वो जाने वाला है। कितना दिन बचाएंगे? कितना दिन बचाएंगे, लेकिन सर आप अब अगर अनशन पे बैठेंगे, अगर वो फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानती है तो आपके शरीर को तो तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन शरीर को कितना दिन बचाएंगे आप? एक दिन तो वो जाने वाला है। हाँ वो तो है, बराबर है। तो समाज और देश के भले के लिए अगर जाता है तो अच्छी बात है। वो तो है, ऐसे मैं सोचता हूँ। जो आपने एट द एज ऑफ 25 सोचा तो आज वो सोच आप आज भी कायम रख रहे हैं। सर एक यंगस्टर्स को आप एक मैसेज दीजिए लास्ट में, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें। आपने जो अपनी ज़िंदगी 25 साल से लेकर फ्रॉम द एज ऑफ 25 टिल 77 आपने डिसिप्लिन से एक लाइफ गुजारी है। हम चाहेंगे कि आप नॉट ओनली टू इंडियंस बट टू अक्रॉस द वर्ल्ड एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि डिसिप्लिन के बारे में क्या करें, ताकि अपनी इंडिया के बारे में, माँ बाप के बारे में वो सोचें थोड़ा सा। नहीं, मैं 25 साल का युवक था तब मैं डिसीजन लिया जी। तो देश के युवकों को मेरा ये संदेश नहीं है कि मैंने शादी किया नहीं, आप भी मत करो। ये मेरा संदेश नहीं। युवकों ने शादी करो, हाँ शादी करें, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करें। एक दूसरे बच्चों को जन्म दे तो परवाह नहीं। हाँ, लेकिन शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग और इंसल्ट पीने की शक्ति होना। हाँ, तो 5 बातों को जीवन में संभालना है। राइट। ये अगर 5 बातें अपने जीवन में संभाली तो अन्ना हज़ारे से बड़ा काम हर युवक कर सकता है। सिर्फ ये 5 बातों को संभालना चाहिए। हाँ, ऐसे मेरी धारणा है। और दूसरी बात ये है कि 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए कुर्बानी की ना, कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोग शहीद हुए। तो जिन लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए कुर्बानी दी उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब फांसी जा रहे थे, फांसी का तख्ता आग से देख रहे थे, उनको पता हो रहा था कि अभी फांसी चढ़ रहे हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे अरे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है।
किस लिए? हमारी आज़ादी के लिए। तो उनको याद रखें कि नहीं रखें। आज़ाद दीदी ने जो गीत में कहा है, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। कुर्बानी की याद हर युवकों ने अपने हृदय के साथ जोड़नी चाहिए। सिर्फ खाना पीना और मरना इसके लिए जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ इतना ही लगा कि खाना पीना और एक दिन मरना, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? फर्क इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, हम ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। फर्क इतना है। सिर्फ खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं। मानवीय जीवन को विशिष्ट जीवन। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं है कौन? मैं आया कहाँ से? मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे जाना कहाँ? ये सोचने की शक्ति प्राणी मात्र में, मनुष्य जीवन में है जी। वो सोच करनी चाहिए। ये सोच करने से जीवन के बारे में हमें पता चलता है। और जीवन के बारे में जितना पता चलेगा उतना हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे जी। बराबर। आज लोग सोचते नहीं। हाँ। अभी देखो, ऐसा कोई उदाहरण है कि मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसे नवयुवक लड़के, हाँ, इस उम्र में सिगरेट होती है, हाँ, बराबर, और धुआं निकालते समय वैसे राउंड निकालते गोल, हाँ, स्टाइल बात। तो मैं सोचता हूँ कि अरे ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है कि सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया, गुटखा खाया और पहलवान हो गया, ऐसा कोई उदाहरण है? अरे कर्करोग हो गए, टीबी हो गई, कैंसर हो गए, क्यों करते लोग? उसका कारण जीवन में सोच नहीं कि मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। सोच नहीं। ये सोच क्या करते हैं लोग? नहीं। बहुत से लोग सोचते क्या है, जन्म में है ना, खाओ पियो चैन मिल कर एक दिन मरना था, और कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे निकल जाते हैं। खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं, ये समझ में आना चाहिए। सर, आपने आज तक अपनी लाइफ एकदम डिसिप्लिन, सिंपलिसिटी में गुजारी है। कहा जाता है कि आप एक छोटे से रूम में रहते हैं, शायद जो मंदिर में कहीं आसपास में रूम में आप रहते हैं। हालांकि आप चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है, उसके बावजूद भी आपके मन में कभी ऐसे लालच वाली भावना नहीं है कि आप भी बहुत अच्छे घर में रहें? आप एक सिंपल से घर में रहते हैं। ये ऐसे लगता है कई लोगों को, लेकिन अच्छे घर में दुख भी उतना ही होता है। हाँ, वो तो है, जितना बड़ा घर उतना सिंपल झोपड़ी में जो आनंद है, हाँ, वो एयर कंडीशन में नहीं है। इसीलिए तो साधु पुरुष, ऋषि मुनि झोपड़ी में रहते थे, एयर कंडीशन पसंद नहीं था। अभी ये पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण हो रहा है, और हमारे जो नए नए फिल्मी वगैरह ये सब आ रहे हैं, लोगों को लगता है वो आकर्षण, लेकिन सही नहीं। अभी जैसे मैं मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, बस। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, बैंक बैलेंस नहीं, कहीं बैंक में बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए। करोड़ रुपए से ज्यादा कैश अवार्ड मिल गए, उसको भी मैं ट्रस्ट कर दिया। अच्छा, उसका भी आपने ट्रस्ट कर दिया? अभी वो ट्रस्ट जो किया है, उसमें हर साल 11.5-12 लाख रुपया इंटरेस्ट आता है। अच्छा। वो दुखी पीड़ित ऐसे लोगों के भलाई के लिए यूज करता है, कुछ रखता नहीं, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, कितना आनंद है।
आपको नींद ऐसे ही आ जाती है, कुछ दवाई वगैरह नींद लेते हैं? कब लग जाती है पता भी नहीं चलता है। क्यों, दिमाग में कोई सोच नहीं है ना। आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियन की नींद उड़ा दी, खुद आराम से सो सकते हैं। हाँ, कब नींद लग जाती है पता नहीं। हाँ, ये पारिवारिक लोग और ये इधर उधर करने वाले लोग, ये उनको नींद ध्यान नींद नहीं नहीं आती। नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। दारू पीते हैं। एयर कंडीशन में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है, नींद नहीं आती। क्यों, दिमाग में सब चक्कर होते हैं ना। हाँ, टेंशन पाल के रखिए। तो ये फर्क है। सर, अगर आप इस आंदोलन में नहीं होते, सोशल कॉज में नहीं होते, तो और क्या सोचा था आपने लाइफ में 25 साल की उम्र से पहले? तो आज बता नहीं सकते ना। मतलब एक बार शुरू होते शुरू हो गए। पहले के बाद कैसे बता सकते, पहले क्या था। हाँ। सर, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप थक गए हैं अभी, कि जाने तो दुनिया के तेल लगाने, मैं क्या करूं, कोई पॉलिटिशियन मान नहीं रहे, गवर्नमेंट मान नहीं रही है, मतलब करप्शन कम करने के लिए गवर्नमेंट खुद आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसी आप कभी कभी थकावट- थक नहीं जाते? ऐसी थकावट कभी आएगी नहीं। क्यों, कि मैंने जीवन का ध्येय निश्चित किया। अच्छा। ये जीवन का ध्येय पहले से निश्चित है ना। जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। वो मन में आपने ठान लिया। हाँ, तो इसके कारण कभी थकावट नहीं आती। एनर्जी मिलती है आपको, हाँ, ध्येय बन गया, डेली आपको एनर्जी मिलती होगी इन सब बातों से। ध्येय बन गया, तो उससे ऊर्जा मिलती रहती है। उस ऊर्जा से काम आगे। देखो, मेरा एक सप्ताह में कहाँ कहाँ घूम कर आया है। आसाम, डिब्रूगढ़, अच्छा। हाँ, पंजाब, ये आपका शहीद भगत सिंह के गांव में गया, हाँ, गुमान गांव में गया। हाँ, इतने सफर, थकावट नहीं। थकावट नहीं, तो ये आपका खाने पीने के ऊपर कंट्रोल है। तो ये थे अन्ना हजारे जी, बहुत कुछ उन्होंने बताया, बहुत कुछ सिखाया हमको। वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग अस लॉट ऑफ। थैंक यू।